based on rate. So here now we are going to discuss about the type of inflation based on causes. Causes कारण के आधार पर types of inflation क्या होते हैं? So the first and important type of inflation based on causes is demand pull inflation. Demand pull inflation क्या है ये? I have already shared about it. You know it. Demand pull inflation means when there is increase in aggregate demand, then aggregate supply. Aggregate demand ज़्यादा हो जाएगा goods and services का according to its supply. तो demand pull inflation होगा. Demand pull, demand के चलते उसको pull कर रहा है, मांग के चलते उसको खींच रहा है. मांग प्रेरित, मुद्रास्फीति, मांग उसको प्रेरित कर रहा है, डिमांड उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है. डिमांड मेन कॉजेज है कि डिमांड के चलते प्राइस बढ़ रही है. दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन. डिमांड के चलते इन्फ्लेशन बढ़ रहा है. सो डिमांड पुल इन्फ्लेशन occurs when an increase in the supply of money and credit causes overall demand for goods and service to rise faster than the economic's production capacity. देखो सप्लाई ऑफ मनी तुम्हारा बढ़ गया, क्रेडिट भी बढ़ गया, जिसके चलते ओवरऑल डिमांड बढ़ गया है गुड्स एंड सर्विसेज का, लेकिन इकोनॉमी का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो उतना नहीं बढ़ा है. प्रोडक्शन कैपेसिटी उतना नहीं बढ़ा है, दैट मींस उतना गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, उत्पादन ही नहीं हो रहा है, तो सप्लाई कहां से होगा? क्लियर है? मनी सप्लाई ज्यादा हो जा रहा है लेकिन प्रोडक्शन उतना ज्यादा नहीं है, तो डिमांड बढ़ रहा है लेकिन उस हिसाब से सप्लाई नहीं बढ़ रहा है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा. दिस इंक्रीज डिमांड व्हिच लीड्स टू प्राइस इंक्रीज. क्योंकि डिमांड ज्यादा है एंड सप्लाई कम है, तो ऑटोमेटिकली प्राइस इंक्रीज हो जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज का. तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मांग प्रेरित, मुद्रास्फीति, मांग उसको प्रेरित करती है, डिमांड प्राइस बढ़ाने में मदद करती है. तो दिस इज द डिमांड पुल इन्फ्लेशन. इन अदर वर्ड, when aggregate demand for all purpose consumption, investment and government expenditure exceeds the supply of goods at current price, then it is called demand pull inflation. So aggregate demand, चाहे aggregate demand किसी भी पर्पस के लिए हो, तुम्हारा कंजम्पशन के पर्पस से हो, इन्वेस्टमेंट के पर्पस से हो या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के पर्पस से हो, जब ये तुम्हारा सप्लाई ऑफ गुड्स के अकॉर्डिंगली ज्यादा हो जाएगा तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा. समझ में आ गया आप लोगों को? सो दिस इज द ग्राफ ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन. देखो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? ओएस एक्सेस में जीडीपी है एंड ओवाई एक्सेस में इट इंडिकेट प्राइस लेवल एंड दिस इज एग्रीगेट डिमांड कर्व एंड दिस इज द एग्रीगेट सप्लाई कर्व. यहाँ से यहाँ तक एग्रीगेट सप्लाई शॉर्ट टर्म है. आफ्टर दिस यहाँ से वो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व हो जाता है. ओके, यहाँ से वो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व हो जाता है. तो फर्स्ट क्या होगा? बिफोर इन्फ्लेशन इकोनॉमी में क्या था? दिस इज द एग्रीगेट डिमांड एंड दिस इज द एग्रीगेट सप्लाई और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है. ओके, इकोनॉमी का जो जीडीपी है वो y1 है और इकोनॉमी में जो प्राइस लेवल है वो p1 है. ओके, तो y1 तुम्हारा गुड्स एंड सर्विसेज के लिए p1 प्राइस हम लोग दे रहे हैं. शॉर्ट टाइम में क्या होगा? शॉर्ट टाइम में इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज सप्लाई. थोड़ा बहुत सप्लाई को शॉर्ट टाइम में बढ़ाया जा सकता है. ओके, तो यहाँ देखो थोड़ा सा शॉर्ट टाइम में सप्लाई बढ़ रहा है. यहाँ तक तुम्हारा y2 जीडीपी था. जब तुम्हारा y2 जीडीपी हो गया देन यहाँ तक थोड़ा बहुत सप्लाई बढ़ा, लेकिन इन दिस पॉइंट अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर केन्स जब तुम्हारा फुल एम्प्लॉयमेंट वाला सिचुएशन क्रिएट हो जाता है. बिफोर दिस सिचुएशन हम लोग मान लेते हैं कि इकोनॉमी में अंडर एम्प्लॉयमेंट था. तो अंडर एम्प्लॉयमेंट था तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को नौकरी देना, प्रोडक्शन करने के लिए और लेबर लोग को इन्वॉल्व करना पॉसिबल था. लेकिन जब यहाँ पर हम देखेंगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट वाला सिचुएशन आ गया है, सो नाउ इट इज
एग्जांपल लेबर, फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया है तो लेबर को और हम लोग नहीं बढ़ा सकते हैं काम करने के लिए, है नहीं, फुल एम्प्लॉयमेंट वाला सिचुएशन। और जब फुल एम्प्लॉयमेंट वाला सिचुएशन क्रिएट हो जाता है तो सप्लाई को नहीं बढ़ाया जा सकता है, इसीलिए यहाँ देखो, यहाँ सप्लाई कर एकदम यहाँ से तुम्हारा इनइलास्टिक हो गया, एकदम यहाँ से वो सीधा हो गया, इधर नहीं गया, राइट साइड नहीं गया, इधर सीधा हो गया लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट वाला सिचुएशन आ गया। तो फुल एम्प्लॉयमेंट वाला सिचुएशन आ जाने के बाद एग्रीगेट सप्लाई और नहीं बढ़ता है, लेकिन ड्यू टू इंक्रीज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज विल इंक्रीज। गुड्स और सर्विस का डिमांड बढ़ेगा और जैसे जैसे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड वर्टिकल की ओर शिफ्ट होते जाएगा। जैसे पहले एग्रीगेट डिमांड यहाँ था, फिर एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया तो यहाँ आ गया। तो देखो जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया तो प्राइस लेवल बढ़ गया। अब इसके बाद अगर और एक एग्रीगेट डिमांड पर हम यहाँ से खींचेंगे तो सप्लाई का क्वांटिटी तो बढ़ेगा नहीं, लेकिन तुम्हारा प्राइस का क्वांटिटी, प्राइस लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन में याद रखना, डिमांड पुल इन्फ्लेशन में क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड तुम्हारा बढ़ रहा है लेकिन एग्रीगेट सप्लाई जो है कुछ दूर बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद में वो नहीं बढ़ पाएगा, और उसके बाद भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है तो प्राइस लेवल बढ़ते जाएगा, प्राइस लेवल बढ़ते जाएगा तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, डिमांड ज्यादा होने के चलते प्राइस इंक्रीज। ग्राफ समझ में आया? So another type of inflation based on causes is cost push inflation. Cost push inflation, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। Cost push inflation में हम लोग क्या देखेंगे कि प्रोडक्शन कॉस्ट में इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रहा है, एंड ड्यू टू द इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट प्राइस लेवल विल इंक्रीज। क्योंकि उसका उत्पादन लागत बढ़ रहा है तो प्राइस बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। अब उत्पादन लागत बढ़ने के डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? सपोज दैट कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ गया, पहले वो लेबर को जितना वेजेस में, जितना मजदूरी में काम करवा रहा था, अभी वेज रेट बढ़ गया, वेज रेट बढ़ गया तो उसको ज्यादा वेज पेमेंट करना पड़ेगा, तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा। क्लियर है? ऐसे ही जो रॉ मटेरियल्स को वो यूटिलाइज कर रहा था प्रोडक्शन पर्पस के लिए, उस प्रोडक्शन प्रोसेस में जो भी इनपुट को वो लेके आ रहा है वो सारी चीजें महंगी हो गई, उनकी कीमत बढ़ गई। तो जब इनपुट का कीमत बढ़ गया है, रॉ मटेरियल का प्राइस इंक्रीज हो गया है, तो डेफिनेटली इट विल लीड टू राइज इन द प्रोडक्शन कॉस्ट। उसका जो उत्पादन लागत है, किसी भी चीज का उत्पादन करने का जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा पहले से ज्यादा, और जब बढ़ जाएगा दैट मींस वो जो भी सामान बनाएगा उसको तो वो ज्यादा दाम में बेचेगा ना, ताकि उसका जो कॉस्ट है वो रिकवर हो, सही रेवेन्यू को अर्न कर सके। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है? व्हेन प्राइस राइज ड्यू टू ग्रोइंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, देन इट इज नोन एज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ओके, क्लियर? So cost push inflation also came to known as new inflation. It is determined by supply side factors mainly caused by higher wage push, profit push and higher cost of raw material. तो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रहा है, कॉस्ट की वजह से तुम्हारा जो प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्शन कॉस्ट की वजह से वो होता है तुम्हारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, जो उत्पादन लागत में वृद्धि के चलते उत्पन्न हुई है। ठीक है? और एक चीज याद रखो, जो तुम्हारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन था वो डिमांड साइड की तरफ से था, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बिलोंग्स टू सप्लाई साइड, ये सप्लाई साइड से है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन कंज्यूमर साइड से था, कस्टमर साइड से था। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन प्रोड्यूसर साइड से होगा। क्लियर है? सप्लाई साइड
सप्लाई कर लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया। अब ये एग्रीगेट डिमांड और शिफ्टेड शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर का इक्विलिब्रियम पॉइंट, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या बन गया? E1। E1 नया इक्विलिब्रियम पॉइंट। जब E1 नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया, देन द रियल जीडीपी लेवल इज Y1 OY1 and the price level is PL1। क्या देख रहे हैं हम लोग? जब तुम्हारा सप्लाई कर शिफ्ट हो गया लेफ्ट साइड, दैट मींस एग्रीगेट सप्लाई डिक्रीज हो गया, घट गया, तो रियल जीडीपी भी घटेगा। सप्लाई घटेगा तो प्रोडक्शन घटेगा, प्रोडक्शन घट रहा है तो रियल जीडीपी घट रहा है, तो रियल जीडीपी घट गया और नया इक्विलिब्रियम पॉइंट पर प्राइस लेवल बढ़ गया। पहले प्राइस लेवल OPL 0 था, now the price level has become OPL 1। क्लियर है? तो यहाँ हमने क्या देखे कि एग्रीगेट सप्लाई जब कम हो जाता है तो प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाता है। और एग्रीगेट सप्लाई कम क्यों हुआ? उत्पादन लागत में वृद्धि के चलते। ओके, उत्पादन लागत बढ़ गया, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया, तो वो कम प्रोडक्शन कर रहा है, जिसके चलते सप्लाई कम हो जा रहा है, और जब सप्लाई कम हो जाता है तो प्राइस बढ़ जाता है। तो ये बन गया तुम्हारा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ग्राफ को समझने में कोई डाउट है? समझ में आ गया? अदर टाइप, इसके अलावा और भी दो टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेस। द थर्ड टाइप इज स्कैर्सिटी इन्फ्लेशन। स्कैर्सिटी इन्फ्लेशन में क्या होता है? जानबूझ के किसी गुड्स या सर्विसेज की क्वांटिटी का स्कैर्सिटी किया जाता है, कम लाया जाता है मार्केट में। जैसा मार्केट में सपोज दैट देयर इज द ओलिगोपोली सिचुएशन और मोनोपोली सिचुएशन सब अगर है, तो सप्लायर क्या करता है? जानबूझ के नोइंगली, ठीक है, नोइंगली वो सप्लाई को कम कर देता है। शॉर्टेज ऑफ सप्लाई, दे ट्राई टू क्रिएट शॉर्टेज ऑफ सप्लाई इन द मार्केट फॉर दैट पर्टिकुलर गुड्स एंड कमोडिटी। जैसे तुम्हारा कुछ है, जैसा कुछ फूड ग्रेन्स हो सकते हैं, केरोसिन ऑयल वगैरह कुछ हो सकता है, जानबूझ के वो लोग उसको कम कर देगा, उसका शॉर्टेज करेगा, उसका सप्लाई को शॉर्टेज करेगा कि मार्केट में कम क्वांटिटी जाए, और जब मार्केट में कम क्वांटिटी जाएगा तो भी उसका प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाएगा, उसका दाम बढ़ जाएगा। तो वो होता है स्कैर्सिटी इन्फ्लेशन, जानबूझ के स्कैर्सिटी क्रिएट किया जाता है उसके चलते। अनदर इज स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन में क्या होता है कि you will see that in developing countries different sectors are in the different stage of development। अलग-अलग सेक्टर में अलग-अलग डेवलपमेंट स्टेज होता है। सपोज दैट अगर तुम इंडियन इकोनॉमी का ही देखो तो इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ रेट अलग है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ रेट अलग है, सर्विस सेक्टर का ग्रोथ रेट अलग है। तो समटाइम्स देयर आर सम काइंड ऑफ रिजिडिटीज, structural rigidities or some kind of bottleneck which create different type of resource constraint for that particular structure of the economy। जैसे मान लो कि तुम्हारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ रिजिडिटीज हैं, जिसके चलते वहाँ पर डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पा रहा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि रूरल एरिया है और हम लोग बात करते हैं टू यूज मॉडर्न टेक्निक इन एग्रीकल्चर प्रोसेस, तो मॉडर्न टेक्निक को यूज करने के लिए जरूरी है कि वहाँ के लोग उस मॉडर्न टेक्नोलॉजी को जाने और उसको इस्तेमाल करें। लेकिन अगर उस एरिया में कोई रिजिडिटी हो जाती है और वो लोग नहीं, हम लोग ट्रेडिशनल वे में ही करेंगे, मॉडर्न टेक्निक अप्लाई करेंगे, तो क्या वहाँ पर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट होगा? प्रोडक्शन इंक्रीज होगा? और जब वहाँ पर प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होगा तो क्या मार्केट में उसका सप्लाई इंक्रीज होगा? देन अगेन व्हाट विल हैपन? डिमांड उस चीज का ज्यादा रहेगा, लेकिन ड्यू टू सम काइंड ऑफ रिजिडिटी, ड्यू टू सम काइंड ऑफ बॉटलनेक्स, बाधा, रुकावट, वो सब के चलते उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सप्लाई
सप्लाई कम हो जाएगा और फिर प्राइस उसका हाई हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन के चलते